नमस्कार। आइए बिना देर किए आज के इस खास विश्लेषण में सीधे चलते हैं। आज हम अंग्रेजी भाषा के एक बेहद ज़रूरी भाषाई कोड को डिकोड करने जा रहे हैं ताकि ये गहराई से समझा जा सके कि अंग्रेजी के वाक्य असल में कैसे बनाए जाते हैं। हमारा पूरा फोकस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बुनियादी संरचनाओं को समझने पर होगा। इस सफ़र में कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए हमारे पास 4 मुख्य पड़ाव हैं। पहले नकारात्मक वाक्य, फिर साधारण यस या नो वाले सवाल, उसके बाद WH वाले प्रश्नवाचक शब्द और आखिर में सबसे जटिल नकारात्मक प्रश्नवाचक संयोजन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, कंस्ट्रक्टिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, द फाउंडेशन। मजबूत नींव रखने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट को पहचानना। अगर कर्ता आई, वी, यू या दे है तो हमेशा डू नॉट का उपयोग होगा, और अगर ही, शी, इट या कोई एक नाम है तो डज नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह चुनाव बिल्कुल एक मास्टर चाबी की तरह काम करता है जो पूरे वाक्य को सही दिशा में ले जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा नियम एक गणितीय समीकरण की तरह काम करता है। इन ग्रामर नोट्स को ध्यान से देखिए। यहाँ वाक्य निर्माण का यह नियम बिल्कुल सीधा, साफ और सटीक दिया गया है। ये मूल फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के साथ डू या डज, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप और अंत में ऑब्जेक्ट। अगर इसे सीधे उदाहरणों पर लागू किया जाए, जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं बन जाता है आई डू नॉट ईट फूड, और वह बाजार नहीं जाता है बन जाता है ही डज नॉट गो टू द मार्केट। ये बस बिल्डिंग ब्लॉक्स को उनकी सही जगह पर रखने का एक आसान सा खेल है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, सिंपल यस या नो क्वेश्चंस, शिफ्टिंग द ब्लॉक्स। ये ऐसे खास सवाल होते हैं जिनके उत्तर केवल हाँ या नहीं में ही दिए जा सकते हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब इतना सीधा और दोहरे विकल्प वाला होता है, इसलिए इनकी संरचना भी हमेशा एक विशेष नियम का ही पालन करती है। और यहीं पर अंग्रेजी की मॉड्यूलर प्रकृति का जादू दिखता है। बस डू या डज को उठाइए और वाक्य के एकदम शुरुआत में लगा दीजिए, फिर कर्ता, फिर क्रिया का पहला रूप और अंत में कर्म। पलक झपकते ही एक साधारण सा कथन एक प्रश्न में बदल जाता है। स्रोत से एक बिल्कुल सीधा सा उदाहरण लेते हैं। क्या वे पत्र लिखते हैं? अंग्रेजी का फॉर्मूला लगाने से पहले इसकी स्वाभाविक बनावट पर ध्यान देना जरूरी है। यह एक सीधा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होगा। सही कहा ना? अब उन्हीं 4 चरणों का सटीक रूप से पालन करने पर बिना किसी अनुमान के एकदम परफेक्ट अनुवाद सामने आता है। डू दे राइट अ लेटर? यहां दे के साथ डू सबसे आगे आ गया, फिर क्रिया राइट और अंत में अ लेटर। सब कुछ एकदम सही जगह पर बैठ गया। ये नोट्स आगे चलकर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के नियम की पुष्टि करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर सवाल नकारात्मक है तो नॉट वाला ब्लॉक कर्ता के ठीक बाद कैसे सेट किया जाता है। जैसे क्या हम लोग खाना नहीं खाते हैं, जिसका अनुवाद होता है डू वी नॉट ईट फूड। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द WH क्वेश्चन वर्ड्स एक्सपैंडिंग द कोड। जब हाँ या ना से काम न चले तो हमें कुछ नए टूल्स चाहिए होते हैं। इन्हें व्हाट्स वर्ड्स कहते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, हु, व्हेन और हाउ मच। ये ऐसे जरूरी शब्द हैं जो वाक्य के सबसे आगे जुड़ जाते हैं और मांग करते हैं कि जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं बल्कि पूरे विस्तार से दिया जाए। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि ये WH शब्द कोई नया नियम नहीं बनाते। ये बस उसी येस नो वाले फॉर्मूले के बिल्कुल सामने आकर जुड़ जाते हैं जिसे हमने अभी अभी मास्टर किया है। इस नियम की श्रृंखला बेहद स्पष्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्डिंग ब्लॉक्स बस थोड़े लंबे हो रहे हैं, लेकिन अंदर का तार्किक और गणितीय क्रम बिल्कुल सुरक्षित है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, सेक्शन 4, नेगेटिव इंटेरोगेटिव कॉम्बिनेशंस, द अल्टीमेट टेस्ट। सोचिए, क्या होता है जब कोई प्रश्न नकारात्मक भी हो? किसी ऐसे वाक्य का अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है जो एक गहरा सवाल भी पूछ रहा हो और साथ ही उसमें नहीं का भाव भी हो। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमारा स्थापित फॉर्मूला इसे बहुत आसानी से संभाल लेता है। इन एडवांस नियमों पर गौर करने से पता चलता है कि जो नॉट वाला ब्लॉक है वो बिल्कुल अपनी उसी पुरानी और जाने पहचानी जगह पर फिट हो जाता है, यानी कर्ता के ठीक बाद कुछ भी नया रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
तो चलिए सीधे इस अंतिम समीकरण को देखते हैं। नियम है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यह सुनिश्चित करता है कि WH शब्द से लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह तक हर एक ब्लॉक अपनी सही जगह पर लॉक हो गया है। इन अलग अलग उदाहरणों पर नियम लागू करके देखिए, वाक्यों की वास्तुकला पूरी तरह से स्थिर रहती है। चाहे पूछना हो कि तुम्हें कौन बुलाता है, या रमेश कहाँ रहता है, या फिर मैं क्या पतंग उड़ाता हूं, नियम हर जगह समान रूप से काम करता है। अब इन नोट से लिए गए इस सबसे जटिल वाक्य को देखते हैं। मैं क्या गाना नहीं गाता हूं? इसमें एक जटिल प्रश्न भी शामिल है और नकारात्मकता का भाव भी। अगर हम अपने स्थापित फॉर्मूले पर भरोसा रखें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट, फिर डू, फिर सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब सिंग और अंत में ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। एकदम सही अंग्रेजी अनुवाद बिना किसी परेशानी के सामने आ जाता है। व्हाट डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग? तो अब जब डू और डज का ये मैकेनिकल कोड पूरी तरह से डिकोड हो चुका है, तो हमारे पास संचार की असीमित संभावनाएं खुल गई हैं। एक व्याकरणिक चुनौती जो पहले डरावनी लगती थी, अब वो आसानी से हल होने वाली पहेली बन गई है। इन ब्लॉक्स में महारत हासिल करने के बाद ये सोचने वाली बात है कि आगे और कौन सी जटिल कहानियों और विचारों का सटीक अनुवाद किया जाएगा।